नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बीए ऑनर्स पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए बना है। पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का विचारक पेपर 9th। इससे पहले के वीडियो में हमने अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों का अध्ययन किया और उसमें बताया कि प्लेटो और अरस्तु ने में न्याय में क्या समानता है, क्या असमानता है, न्याय क्या है। इस बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो में अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों के बारे में समझेंगे, जिसमें दास्ता का अर्थ क्या है, दास कितने प्रकार के होते हैं, दास क्यों समाज के लिए या राज्य के लिए ज़रूरी हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस एक क्लास के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। अरस्तु ने दास्ता संबंधी जो विचार दिए हैं, सबसे पहले उसने दास्ता का अर्थ समझाया है। जिस प्रकार वीणा आदि वाद्य यंत्रों की सहायता के बिना उत्तम संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार दासों के बिना स्वामी के उत्तम जीवन का तथा बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास संभव नहीं है। अरस्तु ने दास्ता को जो समझाने का प्रयास किया है कि दास क्यों जरूरी हैं, उनका क्या औचित्य है समाज के लिए, और स्वयं दासों के लिए भी उसने बताया कि दास प्रथा या दास्ता न केवल स्वामी के लिए बल्कि स्वयं दास के लिए भी लाभकारी और उपयोगी है। हालांकि ये बात अलग है कि ये मानवता विरोधी ही विचारधारा अरस्तु ने अपने विचारों में दी है, इसकी आलोचना भी की हुई है। लेकिन फिर भी अरस्तु ने दास्ता की जो बात कही है वो समझाने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार वीणा और दूसरे अन्य वाद्य यंत्र की या यंत्रों की सहायता के बिना उत्तम संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार दासों के बिना स्वामी के उत्तम जीवन का, यानी कि जो विवेकशील व्यक्ति है उसका जीवन का तथा बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास संभव नहीं है। ये अरस्तु दास्ता संबंधी विचारों को समझाने के लिए कहता है। अरस्तु की दास्ता की धारणा तथ्यों के निष्पक्ष अवलोकन से प्राप्त होने वाले निष्कर्षों की अपेक्षा आवश्यकता के औचित्य पर आधारित है। वो विवेकशील प्राणी और बुद्धिहीन प्राणी या मनुष्य के निष्कर्षों का सार बताते हुए कहता है कि ये है बुद्धिजीवी व्यक्ति के लिए ये इसका औचित्य है और ये उसके लिए आवश्यक है। यूनानी समाज का आधार दास प्रथा रही है। दास प्रथा की उपस्थिति यूनानी नगर राज्यों की एक प्रमुख विशेषता और महान आवश्यकता थी। व्यक्तिगत आधार पर यूनानी लोग अनेक दासों के स्वामी होते थे, यानी कि अरस्तु के विचारों से पहले भी यूनान में दास प्रथा की व्यवस्था समाज में तत्कालीन समय में प्रचलित थी। इन दासों की सहायता से वे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र आदि को जुटाने का प्रयत्न करते थे।
एवं अवकाश के क्षण निकालकर अपने राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के कर्तव्यों का निर्वहन करते थे। दास प्रथा तत्कालीन यूनानी जीवन का इतना बड़ा सत्य बन गई थी कि अनेक विद्वानों ने तो यूनानी राजनीतिक जीवन, सभ्यता, संस्कृति आदि को दास प्रथा पर ही अविलंबित माना है। दास का अर्थ बताते हुए अरस्तु का मत है कि स्वामी केवल दास का स्वामी होता है और उसके अधीन नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि स्वामी केवल दास का स्वामी होता है और उसके अधीन नहीं होता है, जबकि दास केवल अपने स्वामी का दास नहीं वर्ण पूर्ण रूप से उसके अधीन होता है। ये अरस्तु ने दास का अर्थ बताते हुए अपनी बात कही है। अपने इस दासता संबंधी विचार की व्याख्या हेतु अरस्तु 3 प्रमुख तथ्य प्रस्तुत करता है। नंबर 1, कोई भी व्यक्ति जो स्वभाव से अपना नहीं है, यानी कि जिसमें इतना विवेक नहीं है कि वो अपना अच्छा बुरा सोच सके, कर सके, वह दूसरों का है और फिर मनुष्य है, वह निश्चित रूप से अपने स्वभाव से दास है। जिस व्यक्ति में अपने प्राकृतिक रूप से जिसको बुद्धि ही कम मिली है या बुद्धिहीन है, वह खुद का नहीं हो सकता, वो दूसरों का है और फिर मनुष्य है, वह निश्चित रूप से स्वभाव से दास है। नंबर 2, ऐसा मनुष्य होते हुए भी दूसरों की संपत्ति है। जो मनुष्य विवेकशील नहीं है, वो मनुष्य होते हुए भी दूसरों की संपत्ति के रूप में अरस्तु ने अपना विचार प्रस्तुत किया है। क्योंकि जिस व्यक्ति में विवेक की कमी है, बुद्धि की कमी है, उस पर दूसरा व्यक्ति ही जो बुद्धिमान है वो अपने विचारों का तथा अपने प्रभाव का इस्तेमाल करता है और वो उसके अनुसार कार्य करता है, इसलिए उसको दूसरों की संपत्ति के रूप में अरस्तु ने इसको बताया है। नंबर 3, वह कार्य करने का केवल एक साधन है और उसके लिए प्रयोग किया जाता है। दास में चूंकि विवेक कम माना गया है या बताया है अरस्तु ने, इसलिए वो केवल काम करने का एक साधन है। वो स्वयं अपने चूंकि उसमें विवेक नहीं है, इसलिए विवेक से वो कोई काम नहीं कर सकता, केवल उसके लिए स्वामी के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। पॉलिटिक्स में जो अरस्तु की पुस्तक है, उसमें बताया कि अरस्तु जहाँ गृहस्थी के तत्वों की विवेचना करता है, उसके साथ साथ दासता संबंधी विचारों का भी उल्लेख करता है। यही नहीं, उनके औचित्य को भी वह बौद्धिक आधार पर प्रतिष्ठित करता है। अब दासता की आवश्यकता क्यों है या दास की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में भी अरस्तु ने अपने ग्रंथ में बताया है। पहली जो आवश्यकता वो बताई है कि अरस्तु दासता की स्थिति को बनाए रखकर अपने देश की आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक श्रेष्ठता को बनाए रखना चाहता था। जो दासता की आवश्यकता थी या दास क्यों बनाए जाएं, उसके लिए पहली जो आवश्यकता बताता है कि वो अपने देश की आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक श्रेष्ठता को बनाए रखना चाहता था। नंबर 2, अब इसको विस्तृत रूप में अगर हम समझें तो यूँ कह सकते हैं कि विवेकहीन प्राणी यदि बुद्धिजीवी वर्ग के या बुद्धिजीवी व्यक्ति के संपर्क में नहीं रहेगा तो वो देश की आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक श्रेष्ठता को कहीं न कहीं कम या ज़्यादा रूप में नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए वो ये कहता है कि दासता ज़रूरी है, क्योंकि वह देश की आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक श्रेष्ठता को कहीं नुकसान नहीं पहुंचा दे।
नंबर 2, जो उसने दासता की आवश्यकता बताई, अरस्तु अपने देश का उत्पादन बढ़ाने में दासता का बड़ा योगदान मानता था। यानी कि काम करने का जो या कार्य करने का जो काम था वो दासों का ही माना है अरस्तु ने। इसलिए उसने बताया कि देश का उत्पादन बढ़ाने के लिए दासों की ज़रूरत है। तीसरी आवश्यकता के रूप में जो अरस्तु ने कहा, अपने राज्य में नागरिकों के न्यायाधिकरण व राजकीय सेवाओं में सक्रिय रूप से सहभागिता निभाने के लिए भी अरस्तु दास प्रथा को अनिवार्य मानता है। इसका अर्थ ये हुआ कि राज्य के कार्य या न्याय संबंधी कार्य करने के लिए विवेकशील व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, और यदि विवेकशील व्यक्ति अन्य दूसरे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे काम करेगा तो उसको समय कम मिलेगा और वो न्याय संबंधी कार्य या राजकीय सेवाओं के कार्यों पर अपना ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। इसलिए उसके जीवन से संबंधित दूसरे अन्य कार्यों को करने के लिए दासता अनिवार्य है। नंबर 4, जो दासता को अनिवार्य बताता है उसके संदर्भ में अरस्तु बताता है कि राज्य के नागरिकों को दास प्रथा के रहते जो अवकाश का समय मिलता था उसमें वो उच्च बौद्धिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, राजनीतिक चिंतन को विकसित कर राज्य को लाभ दे सकते थे। ये अरस्तु ने चौथी आवश्यकता बताई है कि जो अवकाश उनको मिलेगा उस अवकाश के समय में वो राज्य के लिए और समाज के लिए अच्छे काम कर पाएंगे। और अंतिम रूप से जो दासता की आवश्यकता की बात बताई है वो है तत्कालीन यूनानी आवश्यकता तथा राजनीतिक चिंतन की सैद्धांतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अरस्तु ने दास प्रथा को आवश्यक बताया है। इस प्रकार अरस्तु ने दासता की आवश्यकताओं की जो शर्तें बताई या दासता क्यों आवश्यक है उसके बारे में अपने विचार इस प्रकार से बताए हैं। अब दास की व्याख्या, दास कौन है? दास की व्याख्या के रूप में अरस्तु कहता है, अरस्तु ने दास को संपत्ति के सजीव अंग के रूप में स्वीकार किया है। यानी कि संपत्ति एक तो निर्जीव संपत्ति होती है, एक सजीव संपत्ति होती है। दास की व्याख्या के संदर्भ में दास को वो सजीव संपत्ति के रूप में स्वीकार करता है। उसकी मान्यता है कि गृह प्रबंधन एक कला है। इसके उचित संपादन के लिए विभिन्न उपकरणों या साधनों की ज़रूरत होती है। जिस प्रकार, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस प्रकार घर में बहुत सारे कार्य करने होते हैं वो भी एक कला है, और वो भी एक कुशल व्यक्ति या प्रबंधक के द्वारा किया जाए तो वो ठीक रहता है। और उन कार्यों को करने के लिए अनेक संसाधनों की ज़रूरत होती है। उनमें से कुछ साधन सजीव होते हैं और कुछ निर्जीव होते हैं। दास उनमें से सजीव साधन है। उसे अरस्तु ने प्राथमिकता दी है क्योंकि इनके सहारे ही निर्जीव साधनों का या उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है। दास को अरस्तु जीवन के कार्यकलापों में काम आने वाला उपकरण या साधन बताया है। वह उसे जीवन को सुखमय बनाने के लिए एवं जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों में सहायक मानता है। अब दास की प्रकृति क्या होगी, इसके बारे में अरस्तु कहता है कि दास अपने स्वामी का दास ही नहीं है अपितु पूर्णतया उसी का अंग है। अपने स्वामी से भिन्न उसका कोई जीवन या अस्तित्व नहीं है और स्वामी का अपना पूर्ण रूपेण स्वतंत्र जीवन एवं अस्तित्व है। दासता के संदर्भ में इतना बताने के बाद दासता
का भी वर्गीकरण करता है कि दासता, दो प्रकार की दासता की बात अरस्तु करता है। एक होते हैं प्राकृतिक दास, और दूसरे हैं वैधानिक या कानूनी दास। इस संदर्भ में क्या दासता प्राकृतिक है, इसके संदर्भ में हम बात करते हैं तो ये पाते हैं कि कुछ व्यक्ति स्वभाव से ही दास होते हैं। यानी कि जिन लोगों में विवेक की कमी होती है वो स्वभाव से ही दास होते हैं, ऐसा अरस्तु का मानना है, ऐसा उसका विश्वास है। और इसी संदर्भ में वो कहता है कि अरस्तु की शासक व शासितों से ही स्वामी व दास का निर्धारण होता है। एक होता है शासक, एक होता है शासित। शासक के आदेशों की पालना शासितों द्वारा की जाती है, और नहीं करने पर शासक के आदेशों की पालना नहीं करने पर उसको दंड भी दिया जाता है। और दासता क्या प्राकृतिक है, इसके संदर्भ में शासक व शासितों से ही स्वामी व दास का निर्धारण होता है। यानी कि शासक के आदेशों का पालन करने वाला शासित होता है, और वहीं वो दास का निर्धारण मानता है। नंबर 2, शासक व शासित तत्व न केवल जीवधारियों में अपितु निर्जीवों में भी दृष्टिगोचर होता है। वो उदाहरण के साथ इसको बताता है कि संगीत में समरसता इस कारण होती है कि इसमें कुछ स्वर, लय तथा ताल की प्रधानता लिए हुए होते हैं, जबकि दूसरे अपेक्षाकृत गौण होते हैं। अतः एक प्रकार से स्वर शासक है और दूसरे प्रकार के वो शासित हैं। नंबर 3, जो प्राकृतिक दास है उसके संदर्भ में नंबर 3 पे जो बताया है, गृहस्वामी, गृहस्वामिनी, संतान एवं दास तीनों पर शासन करता है। गृहस्वामी, गृहस्वामिनी, संतान एवं दास तीनों पर शासन करता है। यानी कि जो विवेकशील व्यक्ति है या घर का मुखिया है या शासन का मुखिया है, वो उदाहरण सहित बताता है कि जो घर का मुखिया है वो घर की स्वामिनी यानी कि अपनी पत्नी, अपनी संतान एवं अपने दासों पर शासन करता है। यदि हम मानव के आंतरिक जीवन पर विचार करें तो आत्मा शासक व शरीर शासित होता है। इस प्रकार मनुष्य के विवेक का उसकी क्षुधा पर नियंत्रण होता है। नंबर 5, श्रेष्ठ योग्यता वाले लोगों का अपेक्षाकृत निकृष्ट योग्यता रखने वाले लोगों पर या स्वामी का दास शासन उपयोगी, अनिवार्य एवं शुभ है। यानी कि जो श्रेष्ठ योग्यता वाले व्यक्ति हैं उनका निकृष्ट योग्यता रखने वाले लोगों पर शासन उपयोगी, अनिवार्य एवं शुभ है। यानी कि बुद्धि वाले व्यक्ति का बुद्धिहीन व्यक्ति पर शासन उपयोगी है, अनिवार्य है एवं दोनों के लिए शुभ है या अच्छा है। नंबर 6, व्यक्ति यदि दूसरों की संपत्ति बनने के योग्य है तो वह दास है। यानी कि जिस व्यक्ति में स्वयं के विचारों का या स्वयं के विवेक का अभाव है वो दास बनने योग्य है, वो दूसरों की ही संपत्ति बनकर रह जाता है। और अंतिम रूप से जो 7वां जो उसने तथ्य दिया है प्राकृतिक दासों के रूप में, दास को प्रकृति ऐसी क्षमता देती है कि वह शारीरिक श्रम संबंधी कार्य कर सकते हैं। और इस प्रकार जो प्रकृति से ही अपना नहीं, यानी कि प्राकृतिक रूप से ही जिसमें बुद्धि कम है, उसके संदर्भ में जो प्रकृति से ही अपना नहीं बल्कि दूसरों का है, वह प्रकृति से ही दास है। और जो मनुष्य होते हुए भी किसी और का है वह भी संपत्ति है। अतः संपत्ति को कार्य संपादन का उपकरण कह सकते हैं, जिसका अपने स्वामी से पृथक कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। अब दूसरे प्रकार के दासों की बात अरस्तु ने अपने विचारों में दिया है, वो है वैधानिक या कानूनी दास।
युद्ध में पराजित हुए लोग दासता की जंजीरों से बांध दिए जाते हैं। अरस्तु ऐसी दासता को अनुचित मानता है। आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत किसी भी विजित देश के नागरिकों को दास नहीं बनाया जा सकता। प्राचीन यूनान में ऐसी स्थिति में वैधानिक दास नियुक्त किए जाते थे। वैधानिक या कानूनी दास के संदर्भ में तत्कालीन यूनान में युद्ध में पराजित व्यक्ति या सैनिक या नागरिक दास बना लिए जाते थे। उनको वैधानिक या कानूनी दास कहा जाता था। लेकिन वर्तमान युग में या वर्तमान विश्व के कानून की व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत किसी भी विजित देश के नागरिकों को दास नहीं बनाया जा सकता। लेकिन तत्कालीन यूनानी समाज में इस तरह की या तत्कालीन यूनानी राजनीतिक व्यवस्था में इस तरह की व्यवस्था प्रचलन में थी। परंतु यूनानी निवासी युद्ध में पराजित हो जाने के पश्चात भी दास नहीं बनाए जा सकते थे, क्योंकि प्रकृति की ओर से वे दासत्व के लिए स्वामित्व के लिए ही बनाए गए हैं। अरस्तु द्वारा प्रतिपादित वैधानिक दासता का सार यही निकलता है कि अरस्तु को यह किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं था कि दासता का अभिशाप किसी भी कारण से यूनानियों को सहन करना पड़े। यानी कि जातिगत अहंकार या यूनानियों के विवेकशील होने का जो गर्व या उनका अभिमान था वो इसमें दिखाई देता है। अभिशाप किसी भी कारण से यूनानियों को सहना पड़े, मतलब वो यूनानियों को दास बनाने के का विरोधी था या उनके खिलाफ था। किंतु जहाँ तक बर्बर जातियों का प्रश्न है, वैधानिक दासता उसे सर्वथा उचित व न्यायसंगत प्रतीत होती है। अरस्तु यह स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि यूनानी सदैव सर्वत्र प्रकृति से ही स्वतंत्र हैं। इस प्रकार जो दासता संबंधी विचारों का पार्ट 1 था, उसमें हमने दासता क्यों ज़रूरी है, दास क्यों बनाए जाने चाहिए, दास कैसे, दासों की व्याख्या क्या है, दास कितने प्रकार के होते हैं, इस क्लास में हमने इनके बारे में चर्चा करी। अगले क्लास में हम वैधानिक दासों के संदर्भ में बात करेंगे। जो दासता संबंधी पार्ट 2 में हम अगली क्लास में इसका के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।